सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे सुनहरे भविष्यों। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 3। लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट दोनों की डेफिनेशन समझी थी, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा था। फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो मैंने क्यू लिख के करवाया था वो मतलब किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉसिबल है। आज से जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे वो स्पेसिफिक चार्जेस के लिए, राइट। आज जो स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपको किसी पॉइंट पर किस वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग हो सकता है, और इसी जगह पर पॉइंट चार्ज की जगह कोई डायपोल रखा हुआ हो तो उसकी वजह से उस पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग हो सकता है, ठीक है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम पॉइंट चार्ज के लिए, डायपोल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक फटाफट जल्दी जल्दी। तो थोड़ा और विस्तार में समझाने की कोशिश करूं मैं आपको। तो लेट देयर बी अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू विच इज कैप्ट एट ओरिजिन। मान लिया हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है। वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है। तो कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज, आसानी के लिए पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज Q kept at origin. We need to find electric potential at a point P at distance R from Q, ठीक है। Q चार्ज से वो R दूरी पर है पॉइंट जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा, अब हमको ये पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। याद है, ये इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव मतलब एक कूलम चार्ज को वहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। तो चलो मेरे को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा मेरा, वर्क डन to bring a unit positive charge from infinity to P in the electric field, ठीक है। तो इन्फिनिटी से P तक लाने के लिए कैसे चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। यानी आपको अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। अच्छा, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, समझ रहे हो ना। क्यों पता है, इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स लगेगा हर पॉइंट पर वो अलग अलग लगेगा। और वो सब भी छोड़ो, अपन को डायरेक्टली फॉर्मूला भी तो पता है। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पी एफ बार डॉट डी आर बार, यही है ना फॉर्मूला। एफ एक्सटर्नल लिखोगे तो ये लिखोगे, और अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक लिख देते हो, है ना। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ये जो आपको फोर्स निकालना है, ये फोर्स आप निकालोगे कैसे। चलो इसको थोड़ा मैं और आगे मॉडिफाई करके लिख देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू पी एफ ई बार डॉट डी आर बार। अच्छा, क्यों माइनस ऑफ एफ ई लिख दिया, अरे ये एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना आसान है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में लिख दिया। और जब आप एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ एक माइनस लगा देते हो। क्यों, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। क्लियर है ना। अच्छा, तो माइनस ऑफ एफ ई डॉट डी आर बार, क्लियर है। अच्छा, अब वो जो एफ ई चाहिए आपको, वो एफ ई आप कहाँ पर निकालोगे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किस जगह पर। क्यों पता है, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट पर वो एफ ई की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब यहां से इस पॉइंट का, सपोज यहां पर कोई पॉइंट लूं मैं, उसका डिस्टेंस कुछ होगा।
अब मैं अगर एक यहाँ पॉइंट लूँ तो उसका डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लूँ तो उसका डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ये फोर्स जो ले रहा हूँ वो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, किस पॉइंट का लूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अच्छा, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल पता है ये है क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ही है ना। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने कैसे कैलकुलेट किया था, अगर याद हो 11th में, तो हम क्या करते हैं, सपोज इस पूरे रास्ते का मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, यहाँ से हम यहाँ तक गए हैं, ठीक है, इस पूरे रास्ते में जितना वर्क हो वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, छोटे से हिस्से का, dr वैल्यू का, इसका वर्क कैलकुलेट करते हैं, इस हिस्से में कितना वर्क हुआ, और फिर यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिसके वजह से हमको पूरे पाथ का वर्क डन मिलता है। क्लियर है, ध्यान से देखना। अच्छा, अब ये कैसे निकालोगे अपन, ये इस हिस्से का वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो इस छोटे से हिस्से में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कांस्टेंट मानेंगे हम, हालांकि फोर्स वेरिएबल है, यहाँ से अलग अलग जगह पर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन क्योंकि, और हाँ, वेरिएबल फोर्स की अलग अलग वैल्यू है, तो आप उसको एक फॉर्मूले में कैसे यूज़ करोगे, यूज़ करना मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटा सा हिस्सा जब हम कंसिडर करते हैं, तो छोटे से हिस्से में जो फोर्स में चेंज आ रहा है वो ना के बराबर चेंज होगा, है ना। हर फोर्स का अपना अपना फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, सबका अपना फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले में एक स्पेसिफिक वैल्यू डालने के लिए आपको उस फोर्स को एज अ कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो इस छोटे से हिस्से को मैं लूँगा, dr को, ये स्मॉल वैल्यू है, तो इस हिस्से में जो मेरा फोर्स है वो ना के बराबर चेंज हुआ, यानी इस हिस्से में मेरा फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मेरे फोर्स का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो भी फोर्स है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, तो वो फॉर्मूला लगा के मैं dr के साथ उसका मल्टीप्लाई करके इस हिस्से का, यानी कि वर्क डन dw निकाल सकता हूँ, इस छोटे से हिस्से का, फिर यहाँ से यहाँ तक का मैं इंटीग्रेशन करूँगा। क्लियर है, तो मुझे पूरा वर्क डन मिलेगा। तो ये जो काम है ना, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि मुझे क्या करना है पता है, मैं क्या करूँगा, इस हिस्से में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मुझे कंसिडर करना है, उसके लिए मुझे एक पॉइंट चुनना पड़ेगा। सपोज वो पॉइंट है मेरा ये वाला r, क्या ले लिया मैंने, एक पॉइंट r। अब ऐसा मानो कि ये जो r वाला पॉइंट है वो इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, r डैश की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r डैश की दूरी पर, क्योंकि देखो ये p का डिस्टेंस तो r ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसका डिस्टेंस अपन r डैश ले रहे हैं। क्लियर है, पक्का है। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है अभी इसको अपन ऐसे रखते हैं, vp, ठीक है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज की जा सकती है। इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। अच्छा, अब अपन ने कंसिडर किया एक पॉइंट r, कंसिडर अ पॉइंट r इन बिटवीन infinity and p such that its distance from q is r डैश, ठीक है। अब हमने इन्फिनिटी से p के बीच में एक पॉइंट कंसिडर किया है r, और मान लिया कि उस r की जो दूरी है q से वो r डैश है। क्लियर है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, छोटे से हिस्से का डिस्प्लेसमेंट लेने वाले हैं हम, तो हम ना, कहाँ गया ये रहा, इस छोटे से हिस्से में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दिया dr डैश। मैंने dr नाम नहीं दिया, क्यों नहीं नाम दिया भाई, r ऑलरेडी इस हिस्से के लिए रिजर्व्ड है। ये जो डिस्टेंस लिया आपने यहाँ से r डैश लिया है, तो इस पॉइंट पर लिया है ना आपने ये r डैश का डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आप dr डैश ही लोगे। समझ में आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ना, इसको हमको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मिटा दूँ मैं, तो अपन लिखेंगे सो 1, ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr डैश, देयरफॉर 1 कैन बी रिटर्न एज, जो इक्वेशन 1 थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू p f एक्सटर्नल
डॉट डी आर डैश बार, समझे? जो डी आर था उसकी जगह डी आर डैश लिख रहे हैं अपन, क्लियर है? क्योंकि अपन ने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो डी आर डैश लिया हुआ है। नॉर्मल फॉर्मूला है एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर बार, ठीक है? नॉर्मल सेंस में ऐसे ही लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर नहीं है, कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा डी आर डैश है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को मैं डी आर डैश लिख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अच्छा, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब देखो आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ है, और आपका फोर्स भी इसी तरफ है ना? तो एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज 0। सो वीपी को हम क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी टू पी एफ एक्सटर्नल डी आर डैश कॉस 0, तो इसको लिख सकते हैं अपन इन्फिनिटी टू पी एफ एक्सटर्नल डी आर डैश, समझे? ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना बीच में, तो इसको अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा कॉस थीटा के फॉर्म में, एफ डी आर डैश कॉस थीटा। तो आपका थीटा कितना? 0 है, तो कॉस 0 हो गया ये, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, इसलिए खाली ये बचा। क्लियर है? अच्छा, फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? फर्दर वी कैन राइट Vp इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ लिखूँ ऊपर वापस, फर्दर वी कैन राइट Vp इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू पी एफ ई डी आर डैश। चलेगा? देखो अपन को पता है ना, एक्सटर्नल को अपन इलेक्ट्रिक के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। थोड़ी देर पहले समझाया भी था मैंने, है ना? यहाँ 2 इक्वेशन लिखी थी मैंने थोड़ी देर पहले। तो एक्सटर्नल में से हम माइनस वाला कैसे लाते हैं? इलेक्ट्रिक वाला लगाते हैं तो माइनस लग जाता है। तो वैसे ही एक्सटर्नल वाला इसको मैंने इलेक्ट्रिक के फॉर्म में लिख दिया, तो आगे माइनस लगा दिया। क्लियर है? तो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप चाहते ना तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, ठीक है? लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी टू पी एफ ई डी आर डैश। अब देखो बच्चों, जो एक बार ये समझ रहे हो तो यही करना, अलग अलग तरीके से अलग अलग साइन लेना होता है, ठीक है? हमने कहीं पर भी साइन का झंझट ना आए, इसलिए मैंने ये अप्रोच लेके चला है, ठीक है? कई बार इधर उधर समझाया जाएगा, कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो प्लस माइनस को लेके ही बच्चे कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि आप अगर यहाँ एक्सटर्नल वर्क लेके चल रहे हो तो ये बाहर प्लस लगा रहेगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स लेके चल रहे हो तो यहाँ माइनस लगा रहेगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया ये। अच्छा, अब बात आ जाती है, इसकी वैल्यू डाल दो, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट पर ना, क्योंकि इस हिस्से में आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो छोटा सा, तो डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर है, मतलब आप अभी भी इसी हिस्से में, ऐसा समझ लो इसी पॉइंट पर अभी भी हो आप। यहाँ से यहाँ भले मूव कर गए हो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन आप यही मानो कि आप उसी पॉइंट पर हो। क्यों? डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर है, बहुत छोटा सा है ना? तो वहाँ पर अपना फोर्स क्या लगेगा? के कैपिटल क्यू अपॉन, अच्छा के Q1 Q2 होता है ना, तो दूसरा चार्ज कितना आपका 1 है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना था इन्फिनिटी से यहाँ तक, है ना? तो आपका यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है, ये जो आपका इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, है ना? तो इसलिए उसको 1 लिख दिया मैंने। अच्छा, और डिस्टेंस कितना है वहाँ पर? r डैश, तो उसका स्क्वायर, है ना? ये जो पॉइंट है यहाँ से कितनी दूरी है उस पॉइंट पर, उसकी Q से इस पॉइंट की दूरी कितनी? r डैश है, इसलिए r डैश स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा dr डैश। क्लियर है? अपन ये के क्यू को बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ माइनस भी रहेगा, इन्फिनिटी टू पी डी आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। क्लियर है? फर्दर इसको सॉल्व करें अपन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर डैश अपॉन डी आर डैश, सॉरी आर डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x होता है, पता है ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डी आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर का -1/r डैश होगा, और लिमिट भी लगानी पड़ेगी, लिमिट वाला है तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो, है ना? तो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या? के क्यू 1/r डैश इन्फिनिटी टू पी। अब क्या होता है इसके बाद? एक बार अपन p डालते हैं यहाँ पर, फिर माइनस करके एक बार इन्फिनिटी डालते हैं, है ना? यही है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो एक बार 1/, अच्छा p की जगह क्या लिखोगे आप? p नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे वहाँ पर? 1/r लिखोगे। क्यों 1/r लिखोगे?
देखो P तो क्या है, पॉइंट का नाम है आपके, है ना, P आपके पॉइंट का नाम है ना। तो P तो पॉइंट थोड़ी डालना है, ये जो लिमिट डाल रहे हो आप वो तो पोजीशंस का लिमिट डालोगे ना। एक जो डिस्टेंस है इन्फिनिटी है तो वहाँ पर डिस्टेंस है, और दूसरा वाला P जो है उसका डिस्टेंस लिखोगे यानी कि R लिखोगे। क्लियर है? तो आपका 1/r माइनस 1/∞ आएगा। और अगर आपको ये P रख के कन्फ्यूजन होता है तो आप ले लो इन्फिनिटी से R ले लो, स्मॉल r, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो तो आपको कहीं कन्फ्यूजन ही ना आए, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, आप यहाँ से इन्फिनिटी से P यहाँ तक P लिख के यहाँ फाइनली R डाल सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? पक्का? तो चलो ना, मैंने P लिख के रखा था तो मैं क्यों चेंज करूँ, मैं वही रखता हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि फिर यहाँ पर P मत डाल देना, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है दोनों डिस्टेंस डालना है यहाँ पर आपको। तो इन्फिनिटी का तो आप इन्फिनिटी का पॉइंट बोलो चाहे इन्फिनिटी डिस्टेंस बोलो तो इन्फिनिटी लगेगा, पर ये जो P लगा रहे हो ना आप वो तो P पॉइंट के लिए है, हालांकि P का डिस्टेंस कितना है R, तो यहाँ जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस की होती है, तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस डाल दिया 1/r। तो ये कितना हो गया 1/kq इंटू ये 1/∞ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी खाली 1/r बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं kq/r, या फर्दर चाहें तो अपन इसको 1/4πε0 q/r ये भी लिख सकते हैं अपन। अच्छा, ये हो गया Vp। अब एक बात और आ गई कि भाई इसमें कुछ वेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एक्चुअली में, वर्क डन है ना, और वर्क डन क्या होता है, स्केलर होता है। ये आपका स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो वो भी लिख देते हैं अपन इधर पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि इसको पिछले ही वीडियो में भी लिख सकते थे हम, पर वहाँ ना टेक्स्ट बुक में जितना समझा उस हमने समझा दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। इट्स यूनिट इज वोल्ट। ये सब पढ़ा हुआ है हमने 10th में भी, है ना। और क्या लिख सकते हो, और क्या लिखोगे इसके बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना, इसका लिख सकते हो ना खुद। तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट और वो क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, v क्या होता है, यहाँ देख लो kq/r है या फिर 1/4πε0 r है। अच्छा, k के लिए आप क्या लिख सकते हो, k का फॉर्मूला चलो वो भी लिखवा ही देता हूँ मैं, इसके हिसाब से लिखो kq/r के हिसाब से। तो k का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होता है ना। F = k q1 यानी कि q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, इंटू q है यानी कि एक और कूलम है, और नीचे r है यानी कि 1 मीटर है। क्लियर है ना, kq/r ऐसे ही हो गया। अब एक m एक c और एक c कट गया तो कितना बचा, न्यूटन मीटर, है ना, एक मीटर कट गया तो 1 मीटर बचा, और नीचे बचा न्यूटन मीटर पर कूलम। अच्छा, तो न्यूटन मीटर के लिए क्या लिखें, न्यूटन का m1 L1 T-2, मीटर यानी कि L1 और कूलम यानी कि A1 T1। तो इसको फर्दर अपन सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, m1 L2 T-3 A-1, ठीक है। तो पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये आएगा, m1 L2 T-3 A-1। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, अब इसमें ये सारी चीज़ें जो प्लस माइनस को लेकर किसी को अगर कन्फ्यूजन होती हो तो एक चीज़ और बता दूं आपको, कुछ बच्चे जो माइनस प्लस में कन्फ्यूजन करते हैं उनके लिए क्लियर करूँ एक चीज़ कि देखो, हमने कैलकुलेट किया ये P पॉइंट, ये इन्फिनिटी से आप इस तरफ ले आ रहे हो, ठीक है। नोटिस करो, अगर आपका चार्ज इस तरफ आ रहा है और आप फोर्स भी इसी तरफ लगा रहे हो, है ना, तो ये आप कौन सा वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इसलिए आप अपना वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, बराबर है। तो उस हिसाब से ये वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, है ना। एक्सटर्नल वर्क डन अगर आप लो तो वो पॉजिटिव आएगा।
अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है वो कैलकुलेट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इस तरफ है और आप डिस्प्लेसमेंट इसको इस तरफ दे रहे हो, चार्ज इस तरफ आपका इस तरफ आ रहा था और फोर्स उस तरफ लग रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि इस केस में एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। लेकिन आप कोई भी वैल्यू डाल के सॉल्व करो, आंसर वही आने वाला, आपका फॉर्मूला यही आएगा। इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ और डाल के करूँगा तो अलग आएगा क्या, ना, सब में आंसर सेम आएगा। ठीक है, इतना क्लियर रखना। अच्छा, अब एक और चीज़ कि जो पोटेंशियल आ रहा है KQ/R आ रहा है ना, हमने जो चार्ज यहाँ पर प्लस Q लिया था ना, कैपिटल Q जो चार्ज लिया था हमने उसको प्लस में लिया था, तो इसलिए आपका पोटेंशियल KQ/R आ रहा है। अगर आप इसी चार्ज को माइनस में लेते तो यहाँ पर क्या आता, माइनस KQ/R आता है ना। यानी कि कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाला जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाला जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो वो भी लिख लो अगर लिखना है तो। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। क्लियर है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, मैंने बहुत लंबा डेरिवेशन करवाया है, इतना लंबा डेरिवेशन है भी नहीं। मैंने लंबा क्यों करवा दिया, एक्चुअली लंबा हो गया क्योंकि मैं एक एक डिटेल समझा रहा था। ठीक है, आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप कम स्टेप्स में भी लिख सकते हो, टेक्स्ट में जितना लिखा हुआ उतना भी लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पर प्लीज़ फॉलो दिस। ठीक है, दिस इज सिंपल वन। टेक्स्ट बुक में क्या है कि डायरेक्टली चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मे बी यू कैन जस्ट मैस अप विद ऑल द थिंग्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।